तो स्टार्टिंग में टियालन सेट में दिखाया जाता है और वहाँ पर शू यांग और हाउ फेंग बैठे होते हैं। तो फिर उसके बाद हाउ फेंग बोलता है इतने सालों के बाद अपने सेक्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद लिनर वहाँ पर एक ट्री को लेकर आ जाती है और फिर वो बोलती है मास्टर ये ट्री काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या हम इस ट्री को अपने यार्ड में लगाएं? तो हाउ फेंग जब उस ट्री को देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है ये ट्री तो उस पैलेस के पास हुआ करता था, तो फिर ये ट्री तुम्हारे पास कैसे आया? और फिर उसके बाद लिनर बोलती है वो पैलेस काफी सालों से हमारे ट्रेजर को चुरा रहा था। अब जब मैं उस पैलेस से अपने ट्रेजर को वापस लेने के लिए गई तो तब मैं ये ट्री भी अपने साथ लेकर आ गई। तो फिर उसके बाद हाउ फेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुमने उस क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया? मुझे लगता है मेरे भाई के डेसिपल अपर एल में तूफान लाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद शू यांग बोलता है तुम इन सब के बारे में इतना ना सोचो, तुम मुझे अपर एल्म के बारे में सब कुछ बताओ। तो फिर उसके बाद हमें सेंसू पैलेस का सीन दिखाया जाता है और सेंसू पैलेस में सब मास्टर के दरमियान मीटिंग हो रही थी क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में टियालन सेट ने पूरे अपर एल्म में तबाही मचा दी थी। तो फिर उसके बाद उनका लीडर बोलता है वो टियालन सेट एक एक करके सब क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अब जूलिंग टैंक की हालत भी खराब हो गई है और मैंने पिछले हजारों सालों से जूलिंग टैंक की ऐसी हालत नहीं देखी। इस टियालन सेट ने हर तरफ तबाही मचा दी है, इसका मतलब है हमारे सेंसू पैलेस में जल्द ही मुसीबत आने वाली है, अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने लीडर की ये बात सुन के एक हाल मास्टर खड़ा होकर बोलता है ये सब उस टियालन सेट की वजह से हो रहा है। टियालन सेट ने अपर एल में तबाही मचा दी है, उस टियालन सेट की वजह से हमारे सेंसू पैलेस पर मुसीबत आ गई है। आज मैं उस टियालन सेट को नहीं छोड़ने वाला, मैं आज अकेले ही जाके उस पूरे टियालन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अगर एक बार टियालन सेट खत्म हो गया तो फिर हमारे सेंसू पैलेस पर आ रही मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो मास्टर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वहाँ पर बैठा हुआ एक और मास्टर उससे बोलता है मुझे लगता है कि तुम ये बात नहीं जानते कि एसेस्टर जू ने अकेले ही पूरे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी के साथ ही टियालन सेट का हर एक डेसिपल 5th लेवल के इमोर्टल कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर तुम अकेले टियालन सेट से लड़ने के लिए गए तो मुझे उम्मीद है कि तुम वहां से जिंदा बच के वापस नहीं आओगे। तो उसकी ये बात सुन के उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं पैलेस मास्टर की वजह से चुप हूँ, अगर उन्होंने मुझे रुकने का नहीं बोला होता तो आज मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखा देता। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक और मास्टर आता है, फिर वो बोलता है प्लीज आप चुप हो जाएं, हमारे सेंसू पैलेस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ाई करने लग गए तो फिर वो मुसीबत कब आकर हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दे इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, इसलिए अभी के लिए हमें उस मुसीबत के बारे में ही सोचना चाहिए। तो ये बात सुन के उनका लीडर खड़े होकर बोलता है अब सेंसू पैलेस में सिर्फ हम 12 मेंबर ही बचे हैं, इसलिए अगर हम आपस में ही लड़ने लग गए तो इससे हमें तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा हमारे दुश्मनों को एक और मौका मिल जाएगा और फिर वो और ज्यादा आसानी से हमारे सेंसू पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो मास्टर दोबारा से बैठ जाता है और फिर वो बोलता है क्या पैलेस मास्टर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? तो फिर उसके बाद वो सब मास्टर बोलते हैं नहीं अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो फिर उसके बाद वो लीडर बोलता है जब तक पैलेस मास्टर वापस ना आ जाए तब हम सब से जितना हो सके हमें अपने पैलेस की उतनी हिफाजत करनी होगी। तो फिर उसके बाद शू यांग को दिखाया जाता है और वो बन्नी के साथ जा रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो बन्नी बोलता है हम इस जंगल में क्या करने आए हैं? और फिर उसके बाद यू शेंग बोलता है वाक। तो फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही आगे जाने लग जाते हैं और फिर वो उस जंगल के बीचों बीच आ गए थे और वहाँ पर कुछ घर भी बने हुए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन के आगे पीछे कुछ बंदे होते हैं और वो बंदे बोल रहे होते हैं क्या सच में ये ओल्ड मैन सोई हुई किस्मत को जगा सकता है? और फिर उसके बाद एक पर्सन बोलता है मुझे तो लगता है कि ये सब झूठ है, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ये बूढ़ा ऐसे ही सो रहा है, जरूर ये भी बाकी लोगों की तरह झूठ बोल रहा होगा। तो फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग फिक्र ना करो, अगर हम दोनों की किस्मत में दोबारा मिलना लिखा हुआ तो फिर हम जरूर मिलेंगे। और फिर उसके बाद शू यांग भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है लड़के क्या तुम भी अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हो?
और फिर उसके बाद शू यांग बोलता है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन अपने साथ शू यांग को कहीं और ले आता है और वो शू यांग को बोलता है तुम यहाँ पर बैठो। तो फिर उसके बाद शू यांग उसकी चेयर को तोड़ देता है और वो वहाँ पर अपने लिए एक न्यू चेयर बनाता है। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है। तो ये देख के वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या मुझे भी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इस लड़के की तरह एक न्यू चेयर बनानी चाहिए। और फिर वो बोलता है नहीं यही चेयर ठीक है और फिर वो इस चेयर में बैठ जाता है। तो स्टार्टिंग में वो ओल्ड मैन बोलता है अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे ये जगह पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर ही बैठूंगा। तो फिर उसके बाद शू यांग उससे बोलता है तुम्हारा सनजोई पैलेस डिस्ट्रॉय होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारा पैलेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इवन तुम्हारे वो हाल मास्टर भी उसे नहीं बचा पाएंगे और ये सब तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे पैलेस को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, इन सब के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो? तुम्हें तो अपने पैलेस की कोई फिक्र ही नहीं। सैन पैलेस के जैन बाइशी, यहाँ पर जैन बाइशी शू यांग को शो करना चाहता था लेकिन उल्टा शू यांग ने जैन बाइशी को शो कर दिया। और फिर उसके बाद जैन बाइशी हंसने लग जाता है और वो बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने तो मुझे काफ़ी जल्दी पहचान लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान लोगे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। इमोर्टल रेल में मुझे ऐसे ही काफ़ी लोग जानते हैं, इसलिए ये मुझे शौक करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर उसके बाद शू यांग बोलता है तो फिर मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं, तुम्हारी इमोर्टल रोड्स को मेरे मास्टर ने ही डिस्ट्रॉय किया था। तो ये बात सुन के जैन बाइशी को एक झटका लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शू यांग को ये शो नहीं करता। और फिर उसके बाद जैन बाइशी बोलता है नाइस, तुम्हें काफ़ी कुछ मालूम है और अगर तुमने ये बात मान ही ली है तो इसलिए अब चुपचाप अपने मास्टर की हुई गलती की मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें मारने के साथ टैलेंट सेट के किसी भी डेसिपल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सब को भी मार दूंगा। तो फिर उसके बाद शू यांग उसे कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप आराम से बैठा होता है जैसे उसे जैन बाइशी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये देख के जैन बाइशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने ओरा को रिलीज़ करता है। उसका ओरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके ओरा से जंगल डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। लेकिन फिर भी शू यांग को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी जगह पर बैठा होता है। और फिर उसके बाद शू यांग बोलता है बोरिंग। तो ये बात सुन के जैन बाइशी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है ये डरा नहीं मेरा ओरा देख के, आज तक अपर रेल में किसी ने भी मेरे ओरा को देख के ये नहीं बोला। तो फिर उसके बाद जैन बाइशी बोलता है तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया था, तुम्हें धोखा देना या डराना इम्पॉसिबल है, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें डराने में फेल हो गया, इसलिए मैं हार मानता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने सेंजो पैलेस के टोकन को शू यांग को दे देता है और फिर बनी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर वो बोलता है ये तो वही टोकन है, इस टोकन की वजह से हम सेंजो पैलेस के किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। किसी के पास ये टोकन होने का मतलब है कि वो सेंजोई पैलेस का ओनर है। तो फिर उसके बाद जैन बाइशी खड़ा होकर बन्नी को बोलता है अब तुम्हारा मास्टर जो भी चाहे वो कर सकता है, हमारी किस्मत में वही होता है जो पहले से ही लिखा होता है। अब अगर तुम्हारे ये मास्टर चाहे तो हमारे सेंजोई पैलेस को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टोकन की वजह से तुम हमारे सेंजो पैलेस के 12 हाल मास्टर को ऑर्डर भी दे सकते हो। तो फिर उसके बाद बनी बोलता है क्या इस अपर रेल में कोई भी आपको या मास्टर को नहीं जानता? क्योंकि मैंने किसी को भी आपके बारे में बात करते हुए नहीं देखा, और जितना मैंने आपके बारे में सुना है मुझे ये पता चला है कि आप मोर्टल कल्टीवेटर के दुश्मन हैं। फिर आपने इतनी आसानी से ये टोकन मेरे मास्टर को कैसे दे दिया? तो ये बात सुन के जैन बाइशी बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं और जूलव ना जाने कितने लाखों सालों से बहुत गहरे दोस्त हैं। ये तो बस कुछ 100 साल पहले हमारी एक बात पर लड़ाई हो गई थी, वरना तुम्हारे इस मास्टर का मास्टर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, और हम दोनों में से किसी को भी मोर्टल रेल्म के कल्टीवेटर से कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो फिर उसके बाद जैन बाइशी बोलता है सिर्फ एक मूव की वजह से मैं तुम्हारे मास्टर से हार गया था, अगर उस दिन मैं तुम्हारे मास्टर से ना हारा होता तो मेरी इमोर्टल रूट्स अभी भी ठीक होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सब वैसे भी मेरी किस्मत में लिखा था, और बाद में वैसे भी मैंने तुम्हारे मास्टर से खुद ही हार मान ली थी।
अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें अपने मास्टर के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। अब तुम जो चाहे वो मर्जी कर लो, ये सब वैसे भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तो फिर उसके बाद शू येंग उसे बोलता है, तुम्हारी सिर्फ इमोर्टल रूट्स ही डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी ठीक है और तुम्हारी फाउंडेशन की वजह से तुम्हारी इमोर्टल रूट्स को अभी भी रीबिल्ड किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी बोलता है, लगता है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। अब मैं ये सब नहीं चाहता, और वैसे भी अगर एक बार किसी की इमोर्टल रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे रीबिल्ड करना इम्पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद शू येंग बोलता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इमोर्टल रूट्स को रीबिल्ड करने का एक और रास्ता है। तो ये बात सुन के ज़ेन बाइशी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो ये बात सुन के शू येंग समझ गया था कि ज़ेन बाइशी भी अपनी इमोर्टल रूट्स को रीबिल्ड करना चाहता है, बस वो ऊपर ऊपर से मना कर रहा है। तो फिर उसके बाद शू येंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और वो टेबल के ऊपर एक बुक को रख देता है। तो फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी उस बुक को पढ़ते हैं और वो बोलते हैं, ये क्या, इसमें तो इमोर्टल रूट्स को रीबिल्ड करने का तरीका है। ये बुक ना सिर्फ मेरी इमोर्टल रूट्स को ठीक करने में मेरी मदद करेगी, बल्कि ये मेरी ब्रेक थ्रू करने में भी मदद करेगी। और फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी शू येंग को बोलता है, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? ये बुक तो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और फिर उसके बाद शू येंग बोलता है, ये बुक मैंने तब लिखी थी जब मैं बोर हो रहा था। और ये बात सुन के ज़ेन बाइशी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलता है, क्या कहा तुमने? क्या तुमने ये बुक अपनी बोरियत में लिखी थी? अब मैं समझ गया, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि जिस दिन तुम मुझे मिलोगे तुम मुझे दोबारा रिकल्टिवेट करने का रास्ता दिखाओगे। और देखो, आज तुम्हारे मास्टर की वो बात सच हो गई। तो फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी बोलता है, मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे मास्टर ने मुझे एक और पैगाम तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए बोला था। तो ये बात सुन के शू येंग सीरियस हो जाता है और फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी बोलता है, तुम्हारे मास्टर ने मुझे बोला था, मेरे डेसिबल में उम्मीद करता हूँ तुम अपर एल में पहुँच गए होगे और यहाँ आकर तुम काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहे होगे, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले जाऊँगा। और ज़ेन बाइशी जैसे यू शेंग को ये सब बता रहा था, यू शेंग को वो बिल्कुल उसके मास्टर की तरह लग रहा था। शू येंग को अपने मास्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपने ओरा को रिलीज़ करते हुए बोलता है, तो आप दोबारा से मेरे साथ खेलना चाहते हैं? और शू शेंग का ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके ओरा से पूरे जंगल में आग लग जाती है और बनी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो बोलता है, मास्टर का गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी हंसते हुए बोलता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम अपने मास्टर की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। तो फिर उसके बाद ज़ेन बाइशी के सर को दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, मेरी विग कहाँ पर गई? तो फिर उसके बाद वो कुछ और टोकन शू येंग को देकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद शू येंग अपने डेसिबल को वहाँ पर बुला लेता है और फिर वो उन्हें बोलता है, हमें सेंजू पैलेस के जूलिंग टैंग मैंशन में जाना है। तो फिर उसके बाद हमें जूलिंग टैंग का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हाल मास्टर शू येंग को बोलता है, बेशक तुम्हारे पास ये टोकन है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हें यहाँ से जितने ट्रेजर चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो फिर उसके बाद शू येंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो कुछ टोकन बाहर निकालता है और उन टोकन को देख के वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर उसे समझ आ जाती है कि पैलेस मास्टर पहले ही शू येंग से मिल चुके हैं, इसलिए वो शू येंग के सामने झुक जाता है। तो फिर उसके बाद शू येंग वहाँ पर सीक्रेट रेल्म ओपन करता है और ये देख के वो मास्टर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैलेस मास्टर ने इनको सीक्रेट रेल्म के बारे में भी बता दिया। तो फिर उसके बाद शू येंग अपने डेसिबल को लेकर उस सीक्रेट रेल्म के अंदर चला जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।